हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8th विज्ञान विषय। और हमारा जो चैप्टर है वो 6th चैप्टर चल रहा था, दहन व ज्वाला। तो उसके हमने 3 पार्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा चौथा पार्ट रहने वाला है। और इस पार्ट में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं कि जब किसी वस्तु को जलाते हैं, ठीक है, तो वो किस प्रकार से जलती है, या मान लो आग लग जाए तो उस आग को हम किस प्रकार से बुझा सकते हैं। तो ये सब जो है वो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो हमारा जो पॉइंट रहेगा वो है हम आग पर कैसे नियंत्रण करते हैं। हम आग पर कैसे नियंत्रण करते हैं। आग जब लगे तो उस आग पर हम किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने देखा या देखने वाले हैं। अब हमें पता है कि जो सामान्यतः कई बार क्या होती है, जैसे मार्केट की दुकानें हैं उसमें आग लगती है, या कई बार घरों में आग लग जाती है, कई फैक्ट्रियां हैं उनमें कई बार क्या लग जाती है, आग लग जाती है। अब ये आग किस प्रकार लगती है, इसके कई तरह के कारण हो सकते हैं। या तो कोई जलती वस्तु वहाँ पे डाल दें तो उसके द्वारा भी वहाँ पे आग लग सकती है, या हम बोल सकते हैं जैसे जो शॉर्ट सर्किट के कारण भी वहाँ पे इन फैक्ट्रियों में, दुकानों में, घरों में आग लग सकती है। अब ये जो आग है, अब इस आग से काफ़ी नुकसान हो जाता है, जान माल की काफ़ी हानि भी कई बार देखने को मिलती है। तो ये जो आग है वो कैसे लगती है, अब इस आग को हम किस प्रकार से बुझा सकते हैं, तो ये जो सब है उसको हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो जो सामान्यतः जब आग लगती है तो उस आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम सामान्यतः किसको, जो फायर ब्रिगेड होती है, उस फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है, यानी उनको बुलाया जाता है। और जब वो बुलाया जाता है तो उनके लिए एक टोल फ्री नंबर, जिसको हम बोल सकते हैं जो अग्निशमक सेवा होती है, अग्निशमक सेवा। इस अग्निशमक सेवा में जो नंबर होता है जिसके ऊपर हम कॉल करते हैं वो नंबर होता है 101। अब इस 101 नंबर पे हम डायल करके अग्निशमक सेवा है उसको कॉल कर सकते हैं, जिसके द्वारा जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो गाड़ी के साथ आती है और संबंधित स्थान पर पानी के द्वारा सामान्यतः जो आग है उसको क्या कर लेते हैं, बुझा लिया जाता है। तो ये एक सामान्यतः हम बेसिक रूटीन में हम सुनते आते हैं, अखबारों में, न्यूज़, टीवी में ये सब कुछ देखते आते हैं। अब वो जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो आके क्या करती है, ये जो जल है तो जल का उन पदार्थों के ऊपर क्या करती है, छिड़काव करती है जहाँ पे आग लगी है। और हमें पता है कि जो जल है वो ज्वलनशील जो इतने भी पदार्थ हैं उसको क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। जैसे मान लो हमारे पास थोड़ा सा कोयला है, वो जल रहा है, उसके ऊपर हमने जल डाल दिया तो कोयला ज्वलनशील पदार्थ है और जल डालने से वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। अर्थात जल जो है वो ज्वलनशील पदार्थ को क्या कर देता है, बुझा देता है या ठंडा कर देता है, जिससे उस पदार्थ का जो ताप होता है वो क्या हो जाता है, ज्वलन ताप से क्या होगा, कम होगा। और जब पदार्थ का ताप ज्वलन ताप से कम हो जाता है तो वह पदार्थ धीरे धीरे क्या हो जाता है, बुझ जाता है और उससे ऊष्मा निकलना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। उसके बाद में हमें एक चीज़ ये भी इसमें ध्यान रखनी है कि जो ज्वलन ताप है वो कम हो जाएगा, उस स्थिति में होगा क्या। अब जैसे ज्वलन ताप है, जल डाला, ज्वलन ताप कम हो गया, तो ज्वलन ताप कम होने से जो आग है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, बुझ जाती है। अर्थात आग पर जो नियंत्रण है वो आसानी से पाया जा सकता है और आग का फैलना रुक जाता है। अब ये जो हमें पता है, जब जल डालते हैं तो जल डालने से क्या होगा, क्योंकि नीचे से आग लग रही है तो वो जल है वो किस में परिवर्तित होगा, जलवाष्प में।
और जलवाष्प में जैसे ही परिवर्तित होगा तो जलवाष्प क्या होगी, जहाँ पे आग लगी है उस चारों तरफ क्या बना लेगी, एक आवरण बना लेती है। और वो आवरण बनाने से बाहर की जो ऑक्सीजन है वो उससे संपर्क में नहीं आ पाती है। तो धीरे धीरे क्या होती है, वहाँ की जो आग लगी है उस आग पर काफ़ी मात्रा में काबू पाया जा सकता है और आग वो बुझाई जा सकती है। तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं। अब हमें इसमें ध्यान रखना है कि सामान्यतः आग उत्पन्न करने के लिए किन विशेष बातों की आवश्यकता होती है। तो आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं अनिवार्य है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा आग उत्पन्न करने के लिए उत्पन्न आवश्यकताएं। आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यकताएं। तो कौन सी आवश्यकताएं होती है जिसके द्वारा आग है उसको उत्पन्न किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो आवश्यकता आती है वो आती है ईंधन। ईंधन जो है उसकी परम आवश्यकता होती है जब आग को उत्पन्न किया जाए। सेकंड हम इसमें देखें तो आती है वायु। वायु चाहिए और वायु है वो किस रूप में चाहिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए तो वायु चाहिए किसके लिए, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। और जब इसमें थर्ड पॉइंट देखते हैं तो थर्ड आता है ऊष्मा। क्या चाहिए, ऊष्मा। ऊष्मा क्यों चाहिए, ऊष्मा इसलिए चाहिए ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु जो भी ईंधन दिया है, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। तो ये स्थिति अनिवार्य होती है या आवश्यक होती है। कौन सी, कि ऊष्मा चाहिए इसलिए क्योंकि ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। ये 3 यदि आवश्यकताएं जब पूरी होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो आग है उसको आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है और आग को आसानी से लगाया जा सकता है। और यदि इनमें से किसी एक आवश्यकता को बंद कर दें तो आग है उसके ऊपर आसानी से कंट्रोल या नियंत्रण पाया जा सकता है। तो जैसे मान लो ईंधन है तो ईंधन की आपूर्ति बंद हो जाए, आग जो जलना बंद हो जाएगी। वायु की आपूर्ति हम बंद कर दें तो आग जलना बंद हो जाएगी। और ऊष्मा जो है उसको यदि बंद कर दिया जाए तो आग जो है वो जलना बंद हो जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि आग बुझाने के लिए सामान्यतः वायु का प्रवाह यदि बंद कर दें या ईंधन का जो ताप है वो कम कर दें तो उसके द्वारा हम काफ़ी हद तक आग है उसके ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। अर्थात इन दोनों का यदि अवरुद्ध कर दिया जाए तो आग है उसके ऊपर नियंत्रण है उसको पाया जा सकता है। उसके बाद में हमें इसमें आगे ध्यान रखना है कि यदि सामान्य स्थितियों में ईंधन नहीं हटाया जाए, जैसे मान लो एक भवन है या एक मकान है, अब उस मकान में मान लो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। अब उस स्थिति में ईंधन को कैसे हटाए। अब उस जब मकान में आग लगती है उस स्थिति में पूरा मकान ही क्या बन चुका है, अब ईंधन बन चुका है। अब इस मकान को कैसे हटाया जाए, तो हम ईंधन को नहीं हटा सकते तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वायु है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या कर दें, बंद कर दें। एक तो वो तरीका बचता है। या फिर जो ऊष्मा है अर्थात ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक होने हेतु उसकी यदि पूर्ति बंद कर दी जाए तो हम उसके ऊपर अच्छे से नियंत्रण जो है वो पा सकते हैं। और जब भवन में आग लग जाए तो उस स्थिति में जो नियंत्रण है वो हम कुछ अलग तरीक़ों से पा सकते हैं। तो वहाँ पे जल वगैरह है तो उसकी इतनी आवश्यकता नहीं होती है कि हम उसके ऊपर नियंत्रण है
वो जल के द्वारा पाया जा सके। तो उसके लिए कुछ अलग तरीके हैं, तो उसके बारे में भी हम जो है वो विचार करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। फिर आगे देखते हैं कि भाई जल है, तो जल से यदि आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है, यदि जल से आग के ऊपर नियंत्रण है वो नहीं पाया जा सकता, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक यंत्र होता है। क्या होता है? अग्निशामक यंत्र। और घर में जो आग लगी है उसको नियंत्रित करने के लिए अग्निशामक यंत्र है, उसका सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। अब उस स्थिति में अग्निशामक है, तो अग्निशामक यंत्र है, उसे किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है, तो वो कैसे कार्य करता है, तो उसके बारे में हम जानने वाले हैं या देखेंगे। तो हमें पता है कि यदि मान लो विद्युत उपकरणों से आग लगी है, जैसे शॉर्ट सर्किट विद्युत उपकरणों में, जैसे आपका ये बोर्ड है, ये उधर बोर्ड है, उसके अंदर मान लो आग लग गई। अब वहाँ पे मान लो आपने जल डाल दिया, आपने पढ़ रखा है कि भाई जल है वो आग को बुझा देगा, वहाँ पे जल डाल दिया। तो जल हमें पता है क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, और जो विद्युत है वो जल के माध्यम से हमारे शरीर में आघात उत्पन्न कर सकती है, इसलिए जल का उपयोग वहाँ पे नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ अलग जो उपकरण उसकी आवश्यकता होती है। फिर जैसे मान लो तेल है, तेल, और जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल के जितने भी ड्रम वगैरह हैं, तेल है या जो पेट्रोल है, उसमें मान लो आग लग गई। अब उस स्थिति में भी हम आग है उसको जल से नहीं बुझा सकते हैं, आग को जल से नहीं बुझा सकते। तो ये स्थिति भी हमें ध्यान रखनी है। यदि मान लो विद्युत उपकरण है, तेल पेट्रोल है, उसमें यदि आग लग गई तो उसको जल से नहीं बुझा सकते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग जो प्रयास है आग को बुझाने के लिए वो किए जाते हैं। अब मान लो पेट्रोल है, उसमें आग लग गई, उसको यदि हम जल से बुझाने का प्रयास करें तो क्या होगा? जैसे हम जल है उस पेट्रोल के ऊपर छिड़केंगे, तो पेट्रोल है वो हमें पता है उसका घनत्व जल से क्या होगा? कम होता है। पेट्रोल का घनत्व है जल से कम होता है, और जब पेट्रोल का घनत्व जल से कम होगा तो जल की सतह के ऊपर जो पेट्रोल है वो तैरने लगेगा, और तैर के उसके अंदर तो जो आग लगी है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है आग बुझाने का। और जल है उसका घनत्व क्या अधिक है, और अधिक होने के कारण वो पेट्रोल को ऊपर कर देगा और अपनी सतह वो नीचे बना लेगा, तो उससे कोई फर्क जो है वो पड़ने वाला नहीं है। तो हम पेट्रोल में लगी आग या विद्युत उपकरणों में लगी आग जो है उसको इसके द्वारा नहीं बुझा सकते। अब इनमें लगी आगों को बुझाने के लिए सामान्यतः जो अग्निशामक के रूप में उपयोग किया जाता है वो खासकर जितने भी जैसे फैक्ट्रियाँ होती है, भवन होते हैं, और बड़ी बड़ी दुकानें होते हैं, मॉल होते हैं, सिनेमा हॉल होते हैं, उनमें इस तरह की आग के नियंत्रण पाने के लिए एक यंत्र जो है वो उसका नाम है अग्निशमक यंत्र है। वो अग्निशमक यंत्र है वो सामान्यतः रखा जाता है, और जब ऐसी स्थिति में आग लगे तो उस स्थिति में अग्निशमक यंत्र के द्वारा आग है उसको सामान्यतः बुझा लिया जा सकता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वो अग्निशमक यंत्र होता है उसके अंदर CO2 गैस होती है, वो किसी भी माध्यम से बनाई जा सकती है, वो तरीके कुछ अलग हैं। तो CO2 गैस हमें ध्यान रखना एक प्रमुख अग्निशामक का कार्य करती है। अब ये CO2 गैस क्या होती है? थोड़ी हल्की होती है, हमें पता है, और हल्की होने के कारण जब इसे मान लो यहाँ पे छोड़ा जाए तो उस स्थिति में क्या कर लेगी? ये जैसे विद्युत उपकरण उसके चारों तरफ एक आवरण बना लेगी, और ऑक्सीजन है उसके जो प्रवाह हो रहा है उसको अवरुद्ध कर देगी, और कुछ समय पश्चात विद्युत उपकरणों में लगी आग है उसको बुझाया जा सकता है। तो CO2 है उसको हमने जाना। अब CO2 मुख्य रूप से कार्य किस प्रकार करती है? अब जैसे हम बात करते हैं अग्निशमक यंत्र की, अग्निशमक यंत्र है
उसमें मान लो आग लग गई, तो अग्निशामक यंत्र में जो CO2 होती है, उस CO2 को क्या करते हैं, जैसे मान लो ये इस प्रकार से हमारा एक बोर्ड है, ठीक है, विद्युत बोर्ड, इसमें स्विच वगैरह ये लग गए हैं, और इनमें मान लो किसी कारणवश से क्या लग गई, आग लग गई। अब आग लगती है तो हम जो अग्निशमन यंत्र से CO2 गैस है उसका छिड़काव करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो CO2 गैस क्या करेगी, इसको चारों तरफ से एक कंबल के रूप में ढक लेती है, आवरण बना लेती है, और बाहर की जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का जो प्रवाह है उसको क्या कर देगी, अवरुद्ध कर देगी। और ऑक्सीजन का प्रवाह जब अवरुद्ध हो जाता है या बंद हो जाता है तो हम बोल सकते हैं कि ये जो स्थिति है, उस स्थिति में आग है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। और एक जो CO2 की एक प्रमुख विशेषता ये भी है कि जो CO2 है वो उपकरणों को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाती है, इसलिए भी इसका जो सामान्यतः उपयोग है वो कर लिया जाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि हमें जो है वो CO2 की आपूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है। हम जो CO2 है उसको कैसे निर्मित कर सकते हैं, उसका निर्माण या उसकी आपूर्ति कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता है कि जो CO2 है उसको उच्च दाब पर संपीड़ित करके द्रव अवस्था में लाकर जो सिलेंडर होता है उसके अंदर हमने इनको भरा जाता है। जैसे हमने देखा था जो LPG CNG है उसको उच्च ताप व दाब पर संपीड़ित करके सिलेंडरों में भरा जाता है, उसी प्रकार जो CO2 है उसको भी उच्च दाब पर संपीड़ित करके सामान्यतः जो सिलेंडर है उसके अंदर भरा जाता है। अब जैसे इसको बाहर निकाला जाता है तो इस सिलेंडर में द्रव अवस्था में रहती है, और जैसे ही आग लग जाए उस स्थिति में इसको यदि बाहर निकाला जाए तो बाहर निकालने के दौरान ये जो CO2 है वो वातावरण है उसके अंदर फैल जाती है, और फैलने के उपरांत क्या हो जाती है, एक आवरण बना लेती है और उस स्थान को क्या कर देती है, ठंडा कर देती है। और ठंडी होने के पश्चात ये चारों तरफ आवरण बना के एक अग्निशामक के रूप में कार्य कर सकती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि CO2 एक अच्छी अग्निशामक गैस है जिसका उपयोग सामान्यतः विद्युत उपकरण और जो तेल या जो पेट्रोल है उनमें लगी आगों को बुझाने के लिए किया जा सकता है। तो एक तो ये सीधा सा तरीका है। सेकेंड हम लिख सकते हैं कि अगर मान लो ये उपलब्ध नहीं हो तो CO2 को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है। अगर ये उपलब्ध नहीं हो तो जो CO2 है उसको प्राप्त करने के लिए जो सामान्यतः हम बोल सकते हैं कि एक तो हमने सुना है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सामान्यतः उपयोग जो है वो कर लिया जाता है। और एक होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट और एक पोटेशियम बाइकार्बोनेट। और मान लो कई स्थिति में ये CO2 हमें उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में ये मान लो हमारे पास उपलब्ध हों सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये उपलब्ध हो कुछ रासायन, तो इन रसायनों का उस स्थान पर यदि भारी मात्रा में छिड़काव कर दिया जाए, इन रसायनों का यदि जहाँ पे आग लगी है उस स्थान पे यदि भारी मात्रा में क्या कर दिया जाए, छिड़काव कर दिया जाए, तो ये छिड़काव करने के उपरांत कौन सी गैस उत्पन्न करेंगे, CO2 गैस उत्पन्न करेंगे। और ये जो CO2 गैस है वो संबंधित स्थान है वहाँ के ऊपर एक आवरण निर्मित कर लेती है या आवरण बना लेती है, जिससे जो O2 है तो O2 का मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, और आग पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है या आग को बुझाया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा कि भाई जो आग है उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण पाया जा सकता है। और अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है वो होगा दहन की प्रकार। सामान्यतः तो जो दहन है वो कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में एक छोटा सा पॉइंट है, उसको भी हम
देखते चलते हैं। तो अगला पॉइंट होगा दहन के प्रकार। अब इसमें हम देखते हैं कि जो दहन होता है वो एक तो होता है तीव्र दहन, ठीक है, और एक होता है स्वतः दहन। स्वतः दहन और एक होता है तीव्र दहन। अब पहले देखते हैं कि जो तीव्र दहन है वो क्या होता है। जब मान लो जो हमारा गैस का स्टोव होता है, उस स्टोव में गैस का जो बर्नर ऑन करते हैं और फिर वहाँ पे लाइटर है उसको स्टार्ट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लाइटर के दौरान, ठीक है, वो गैस जलने लगती है। तो ये जो ऐसी स्थिति होती है इसको हम क्या बोलते हैं, तीव्र दहन। इसको हम सामान्यतः कह सकते हैं, ठीक है। और हमें क्या मिलता है, ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, ऊष्मा व प्रकाश। ऊष्मा व प्रकाश मिलता है और इसे हम कौन सा दहन बोलते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। इसी प्रकार जैसे उदाहरण देखता है कि कमरे के ताप पर कमरे के ताप पर यदि फॉस्फोरस है उसको खुला रख दें। इसको फॉस्फोरस के एक अधातु है और उस अधातु को कमरे के ताप से कुछ अधिक ताप है उसमें यदि खुला रख दे तो वो क्या होगे, वायु के अंदर जाते ही उसमें जलने लगते हैं। तो ये आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है। तीव्र दहन, जब गैस के बर्नर को ऑन करके लाइटर से जब ऊष्मा चिंगारी उत्पन्न करते हैं तो जो गैस है वो तुरंत जलने लगती है, जिससे ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसे तीव्र दहन कहते हैं। जैसे कमरे के ताप पर यदि फॉस्फोरस है उसको रखा जाता है तो कुछ समय पश्चात उसमें क्या होती है, वो अपने आप आग पकड़ लेता है। तो इसलिए तीव्र ज्वलनशील पदार्थ है कौन सा, ये फॉस्फोरस है, ये अपने आप आग पकड़ लेता है, ठीक है। अब आता है स्वतः दहन, ठीक है। तो स्वतः दहन वो होता है जिसमें यदि कोई पदार्थ है उसको वायुमंडल में खुला रख दिया जाए, तो वायुमंडल में खुला रखने के उपरांत उसमें स्वतः आग उत्पन्न हो जाती है, अर्थात वो स्वतः जलने लगता है। तो उसे हम कौन सा दहन बोलते हैं, स्वतः दहन। अब जो दहन के प्रकार हैं उनको सामान्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमें दहन पढ़ना है पूर्ण दहन, और एक अगर दहन पढ़ेंगे वो होता है अपूर्ण दहन। पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन। अब पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन को यदि हम परिभाषित करते चलें तो हम क्या लिख सकते हैं, वह दहन जिसमें पदार्थ पूर्ण रूप से जलता है। पहला स्थिति, पदार्थ जो है वो पूर्ण रूप से जलता है और जलते समय किस ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है। नीली ज्वाला के साथ जलता है। जब ये जलता है तो इससे नीली ज्वाला जलती है। जैसे गैस के बर्नर से गैस का जलना, तो गैस का जो बर्नर है इसको यदि हम जलाते हैं तो उससे जो गैस जलती है तो वो एक पूर्ण दहन है और उस समय नीली ज्वाला निकलती है। अपूर्ण दहन क्या होता है, जिसमें जो पदार्थ है वो पूर्ण रूप से नहीं जलता। पूर्ण रूप से नहीं जलता। पदार्थ पूर्ण रूप से नहीं जलेगा और जलने के उपरांत पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। पीली ज्वाला उत्पन्न करता है। तो
पीली ज्वाला उत्पन्न करेगा, इसलिए वो कौन सा दहन होगा? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन। जैसे हम उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना। और जब लकड़ी जलती है तो पीली ज्वाला निकलती है, इसलिए वो क्या है? अपूर्ण दहन है। तो इस प्रकार जो आज का वीडियो रहा उसमें हमने जाना कि जो हम आग है उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में हमने देखा। अग्निशमन यंत्र है उसके बारे में भी कुछ जाना, और जो खासकर तेल हैं या जो विद्युत उपकरण उनमें लगी आग है उसके ऊपर नियंत्रण किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जाना जो दहन है वो सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं।